हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। देखो, एमएमपीसी 2 के रैपिड रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना और एग्जाम से पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो मैं आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड यूनियन। देखो, ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जब एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते तब कलेक्टिव वॉइस के रूप में ट्रेड यूनियंस काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस की। तो सबसे पहला फंक्शन तो होता है ट्रेड यूनियन का प्रोटेक्शन फंक्शन। मतलब ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयज़ को अनफेयर ट्रीटमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए काम करते हैं। ओके, दूसरा फंक्शन होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब इसमें जो ट्रेड यूनियन होती है वो मैनेजमेंट के साथ सैलरी, इंसेंटिव्स, वर्किंग कंडीशंस और बेनिफिट्स के लिए नेगोशिएशन करती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड फंक्शन होता है एम्प्लॉय वेलफेयर। मतलब कई ट्रेड यूनियंस एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन लास्ट फंक्शन होता है रिप्रेजेंटेशन फंक्शन। मतलब एम्प्लॉयज़ की ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट्स को मैनेजमेंट तक पहुंचाना। ये काम भी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रेड यूनियंस की होती है। ठीक है, सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वर्कर्स जो है वो इंक्रीज ही हुए, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं और उनकी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हुई है। बेटर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्किंग कंडीशंस, इन सब की डिमांड ने ट्रेड यूनियंस की ग्रोथ को और ज़्यादा एक्सेलरेट किया है। ओके, मतलब आज के टाइम में ट्रेड यूनियन सिर्फ वेज रिलेटेड इश्यूज तक भी लिमिटेड नहीं है। मतलब वो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, वर्क प्लेस सेफ्टी, स्किल डेवलपमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसे इश्यूज पे भी फोकस कर रही है ट्रेड यूनियंस। इसलिए ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करने और एम्प्लॉय वेलफेयर को इम्प्रूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड यूनियंस। आई होप इट्स क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू न्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़, कल्चर, रूल्स और वर्किंग स्टाइल को सीखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं। ओके, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जब एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और ग्रेजुअली उस कल्चर का पार्ट बन जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं सोशलाइजेशन। ओके, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब देखो, इसमें सबसे पहली स्टेज तो होती है प्री अराइवल स्टेज। मतलब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले अपने माइंड में एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शंस डेवलप करता है। ओके, ये तो होती है प्री अराइवल स्टेज। उसके बाद आती है एनकाउंटर स्टेज। मतलब ज्वाइनिंग के बाद एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करता है और फिर अपनी एक्सपेक्टेशन से उसको कंपेयर करता है। ओके, ये होती है एनकाउंटर स्टेज। उसके बाद आती है मेटामॉर्फोसिस स्टेज। मतलब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में कंप्लीटली एडजस्ट हो जाता है और इफेक्टिव मेंबर बन जाता है। ठीक है, ये होती है मेटामॉर्फोसिस स्टेज। ये तो होती है स्टेजेस या फिर प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन की। मतलब सोशलाइजेशन में डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि फॉर्मल सोशलाइजेशन। मतलब एम्प्लॉयज़ को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स दिए जाते हैं इसमें। देन इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, मतलब एम्प्लॉयज़ कलीग्स और डेली इंटरेक्शंस के थ्रू लर्न करता है। ठीक है, देन उसके अलावा होता है इंडिविजुअल सोशलाइजेशन, मीन्स हर एम्प्लॉय को सेपरेटली ट्रेन किया जाता है। देन कलेक्टिव सोशलाइजेशन, इसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। देन सीक्वेंशियल सोशलाइजेशन, मीन्स इसमें लर्निंग प्री डिफाइंड स्टेप्स में होती है। देन रैंडम सोशलाइजेशन, मतलब इसमें लर्निंग का कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन जितना इफेक्टिव होगा, ठीक है ना, इफेक्टिव सोशलाइजेशन एम्प्लॉय को एडजस्टमेंट करने में भी हेल्प करेगा। मतलब उसका एडजस्टमेंट को भी ईजी बनाएगा न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉय टर्नओवर को भी रिड्यूस करेगा। मतलब एम्प्लॉयज़ इतना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सोशलाइजेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोबिलिटी। देखो, मोबिलिटी क्या होता है?
मोबिलिटी का मतलब है एम्प्लॉइज़ का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर पोजीशन, रोल या फिर लोकेशन चेंज करना। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस मोबिलिटी का यूज़ एम्प्लॉयी डेवलपमेंट या फिर मैन पावर यूटिलाइजेशन के लिए करती है, ठीक है। सो पर्पस ऑफ मोबिलिटी में देखो सबसे पहला पर्पस तो होता है करियर ग्रोथ। मतलब मोबिलिटी से एम्प्लॉयज़ को नए अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। दूसरा पर्पस होता है स्किल डेवलपमेंट। मतलब डिफरेंट रोल्स में काम करके एम्प्लॉयज़ नए स्किल्स भी एक्वायर करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। देन थर्ड पर्पस होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय रिटेंशन, ये सब भी पर्पस होते हैं मोबिलिटी के, ओके। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी। फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी में सबसे पहले तो है प्रमोशन, मतलब हायर पोजीशन और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है। देन ट्रांसफ़र, मतलब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट या लोकेशन चेंज करना, ठीक है। इसमें मतलब रैंक यूजुअली सेम रहती है। देन डिमोशन, मतलब एम्प्लॉय को लोअर पोजीशन पर शिफ्ट करना। उसके अलावा जॉब रोटेशन, मतलब एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट जॉब्स पर रोटेट करना जिससे उनकी लर्निंग और डेवलपमेंट हो। देन होती है एक्सटर्नल मोबिलिटी, मतलब एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करता है, ठीक है। सो एम्प्लॉय मोबिलिटी से ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और और एम्प्लॉय ग्रोथ दोनों ही अचीव किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोबिलिटी। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। देखो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि वो अपने वर्क से रिलेटेड डिसीजंस खुद ले पाए, ठीक है। ये होता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब देखो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस में तो डिसीजंस मोस्टली मैनेजर्स ही लेते थे, लेकिन एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करने का की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है, ओके। सो एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो है बेटर डिसीजन मेकिंग। मतलब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं, तो इसलिए उनके जो डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ओके। सो इससे डिसीजन मेकिंग भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड पावरफुल होती है, ओके। सेकंड, इंक्रीज्ड मोटिवेशन। मतलब ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड भी फील करते हैं, राइट। देन थर्ड, हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क पर अगर कंट्रोल फील होता है तो इससे उनका जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है, ओके। देन इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब क्विक डिसीजंस और अपने वर्क पे कंट्रोल फील करना, ओनरशिप फील करना, इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। देन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, मतलब एम्प्लॉयज़ को अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो इससे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो नए आइडिया सजेस्ट करने के लिए भी इनक्रेज होते हैं, सो इससे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी भी बढ़ता है। देन बेटर कस्टमर सर्विस, मतलब जो फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इमीडिएट डिसीजंस लेकर कस्टमर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाते हैं, ओके। इसलिए एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस दोनों को इम्प्रूव करता है, ओके। चलिए अब देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, कॉम्पिटेंसी मैपिंग। देखो कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी पर्टिकुलर जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज और बिहेवियरल ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, राइट जॉब के लिए राइट कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करना, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग, ओके। अब देखो कॉम्पिटेंसी मैपिंग का भी एक प्रोसेस होता है। मतलब सबसे पहले तो जॉब का एनालिसिस किया जाता है, देन उसके बाद रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई की जाती है, फिर एम्प्लॉयज़ की एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसीज इवैल्यूएट की जाती है, उसके बाद फाइनली कॉम्पिटेंसी गैप आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्लान किए जाते हैं, ओके। सो ये होता है प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी मैपिंग। मतलब कॉम्पिटेंसी मैपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो कॉम्पिटेंसी मैपिंग जो है वो बेटर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। मीन्स राइट कॉम्पिटेंसी वाले पर्सन को ही राइट जॉब पे प्लेस करना, राइट पोजीशन पे प्लेस करना, ओके। इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, सक्सेशन प्लानिंग में भी हेल्पफुल है, करियर डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। मतलब ओवरऑल देखें तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग ये इंश्योर करती है कि एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन रहे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटेंसी मैपिंग। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एमएमबीसी 2 की पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना और इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मिस मत करना, जैसे एचआर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और करियर प्लानिंग, ठीक है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना एग्जाम प्रिपरेशन में। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ और भी टॉपिक्स है जो मैंने उन 2 वीडियोज़ में कवर किए, सो वो ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी उन दोनों वीडियोज़ का।
और अगर मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।